अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका उन 5 लोगों को सबूत के साथ पुलिस स्टेशन भिजवा देता है और उसके बाद ईश्वर आकर उससे बात करने लगता है। अब आगे ईश्वर ने कहा कि क्या वह शर्त लगाएंगी, तो अनामिका ने पूछा, तुम किस पर शर्त लगाना चाहते हो? मैं ये शर्त लगाना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर पार्टनर जो भी होगा वह और परफेक्ट इंसान होगा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वह कैसा दिखेगा, मगर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वह गुड लुकिंग, पैसे वाला, हाई स्टेटस वाला होगा, मगर फिर भी आपकी खूबसूरती के आगे फीका पड़ जाएगा, ये तो पक्का है। तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है ना? अनामिका ने केयरलेसली पूछा, क्यों ना, तुम मेरे लिए उन 5 आदमियों को जिनको आज मैंने बाहर निकाला है उनका काम संभाल लो। मैम, मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करने जाना है, मैं अभी वापस आता हूँ। ईश्वर ने जल्दी से जवाब दिया और वह वहां से जाने ही वाला था, तभी उसने एक आदमी की आवाज सुनी, बोस, इन डॉक्यूमेंट पर आपकी रिव्यू की जरूरत है। ये ऋषि की आवाज थी। वह देवांश का ऑफिस में ये सोचकर आया कि देवांश की नए प्रोजेक्ट पर अपनी ओपिनियन देगा। ये सुनकर ईश्वर रुक गया और उसने कहा, मैम, मुझे लगा कि मैंने किसी आदमी की आवाज सुनी, क्या आपने ऑफिस में किसी लड़के को छुपाकर बैठी हुई है? वह दूसरी साइड वीडियो कॉल पर ऋषि ने ईश्वर की आवाज सुनी और कंफ्यूज पूछा, सर, कौन बात कर रहा है? तब जाकर ऋषि और ईश्वर दोनों को ही अपने बॉस के एक वीडियो कॉल के बारे में पता चला और उनके चेहरे पर शोक वाले एक्सप्रेशन आ गए। स्पेशली ईश्वर, उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था जिसमें एक बड़ा अंडा जा सकता था। मैम, आप, उसने देवांश का चेहरा वीडियो कॉल पर देख लिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉस इतने बड़े बिग शॉट को कैसे जानती है। आप लोग सचमुच वीडियो कॉल पर है? हे भगवान, क्या वह सपने देख रहा है? क्या उसने अभी अभी जो हैंडसम चेहरा देखा वह देवांश सिंघानिया का था? वर्ल्ड्स रिचेस्ट इंसान देवांश। लेकिन क्या लोग यह नहीं कहते कि वह एक कोल्ड हार्टेड इंसान है और उसे लड़कियां नहीं पसंद, तो वह उसकी बॉस को वीडियो कॉल क्यों कर रहा था? मैं आप लोग। अनु, क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस नहीं करवाओगी? देवांश ने धीमी आवाज में कहा, क्या ये तुम्हारा असिस्टेंट है? अनु, अनु। देवांश सिंघानिया ने एक्चुअली उसकी बॉस को अनु कहा। ये तो काफी प्यार निकनेम है। वही अनामिक ने अपने आप से सोचा, ये लड़का अब क्या करने की सोच रहा है। हेलो मिस्टर सिंघानिया, मेरा नाम ईश्वर है, मैं अनामिका मैम का असिस्टेंट हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। ईश्वर ने जल्दी से रिस्पेक्ट में सर झुकाकर कहा, मुझे पता नहीं था कि आप लोग वीडियो कॉल पर हैं। इंटरप्शन के लिए आई एम सॉरी। क्या आप अनामिका मैम के बॉयफ्रेंड है? फियांसे। ये शब्द सुनकर ईश्वर और शॉक हो गया। फियांसे? देवांश सिंघानिया अनामिका मैम का फियांसे है? उसकी बोस सच में कुछ है। उसका फियांसे इतना पावरफुल इंसान है, न सिर्फ कंपनी बल्कि वह पूरी दुनिया को अपने काबू में कर सकती है। और थोड़ी देर पहले कम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। ईश्वर ने देवांश के मुंह से तारीफ सुनने की उम्मीद नहीं की थी। भगवान का शुक्र है कि उसने कुछ बुरा नहीं कहा, वरना पता नहीं वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसता। सचमुच अनामिका मैम के लिए आपसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। आप दोनों की जोड़ी तो भगवान ने बनाई है। कंपनी के लड़कों ने सचमुच अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर दिया है। उसकी बॉस के फियोसे देवांश सिंघानिया है, ये जानने के बाद किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वह उसकी बॉस को अपनी फीलिंग्स बताएं। सर, आप चिंता मत कीजिए और कंपनी में मैं गारंटी देखता हूँ कि कोई भी लड़का उनके आसपास नहीं आ पाएगा। अगर आपको कोई और इंस्ट्रक्शन देने हो तो प्लीज मुझे बताएगा, मैं पक्का आपका काम कर दूंगा। ईश्वर ने काफी सिंसियरली कहा। तो अनामिका सोचने लगी, यह सामने खड़ा आदमी किसके लिए काम करता है? कौन सैलरी देता है इसे, जो वह देवांश की बात मानेगा? अनु, तुम्हारा एम्प्लॉय कितना अच्छा काम कर रहा है, क्या हमें उसकी सैलरी थोड़ी बानी नहीं चाहिए? दूसरी तरफ से देवांश बोला। ये सुनकर ईश्वर बहुत खुश हो गया और काफी उम्मीद भरी नजरों से अनामिका की तरफ देखने लगा। अनामिका बोली, अगर तुम अभी के अभी यहाँ से नहीं निकले ना तो मैं तुम्हारी सैलरी और बोनस चैरिटी के तौर पर दान दे दूंगी। ये सुनकर ईश्वर निर्ली गिरने ही वाला था। उसने जल्दी से कहा, मैं अभी जाता हूँ। और अगली बार सोच समझकर कुछ बोलना, खास करके बाहर जाने के बाद समझ गया। मैम, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। ईश्वर जो ध्यान नहीं दे रहा था और जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में उसने अपना सर ऑफिस के दरवाजे से टकरा लिया, लेकिन फिर भी अपने दर्द को कंट्रोल करते हुए अपना फोरहेड कवर करके वह जल्दी से ऑफिस से बाहर चला गया। अब खुश हो? अनामिका ने वीडियो कॉल पर लड़के की तरफ देखा। उसकी टोन में थोड़ी चिढ़ना थी, तो देवांश ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा नहीं रहेगा कि अगर पूरी दुनिया को हमारे बारे में पता चल जाए। अनु, तुम पब्लिकली हमारा रिश्ता कब अनाउंस करोगी? देवांश ने अगला सवाल पूछा। उसके असिस्टेंट ने अभी कहा कि कोई ऑफिस में अपनी फीलिंग्स अनामिका से कॉन्फेस करना चाहता है, क्या वह लोग सिर्फ अपने लिए मुसीबत बुलाना चाहते हैं? उसके हैंडसम चेहरे को देखकर अनामिका ने कहा, मैं कॉल कट कर रही हूँ।
हो रोनन, अब क्या है? मुझे बस थोड़ा सा तुम्हें देखना है। देवांश ने अपना हैंडसम चेहरा कैमरा के और नजदीक ले आया और उसकी आंखों में काफी डिप अफेक्शन था। क्या तुम्हारे पास काम नहीं है? अनामिका ने थोड़ी देर पहले ऋषि की आवाज सुनी थी और वह जानती थी कि देवांश को अभी काम है। क्या मेरे पास काम है? देवांश ने मीनिंगफुली ऋषि की तरफ देखा तो ऋषि जल्दी से बोला नहीं। अगर तुम्हें कोई काम नहीं था तो तुम अंदर क्यों आए? अनामिका ये देखकर हैरान हो गई कि देवांश की वजह से ऋषि झूठ भी बोल रहा है। मैं तो बोस सर को देखने आया था कि क्या उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें बस आपकी जरूरत है, मैं अभी जा रहा हूँ। ऋषि ने अनामिका की नजरों से बचकर वह फाइल्स टेबल पर रखी और अपने हाथ जोड़कर चुपचाप और देवांश को रिक्वेस्ट करने लगा काम करने की। आफ्टर ऑल ये प्रोजेक्ट बहुत अर्जेंट थे और बहुत सारे एम्प्लॉय इंतजार कर रहे थे। उसकी रिक्वेस्ट देखकर देवांश ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया तो ऋषि जल्दी से वहां से चला गया। पूरी दोपहर और सुबह देवांश इस तरह वीडियो कॉल पर उससे बातें करता रहा और जब शाम हुई तो देवांश ऑलरेडी बाहर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही अनामिका गाड़ी में बैठी, देवांश ने उसे अपने पैरों पर बिठा लिया। देवांश, तुम लाइन क्रॉस कर रहे हो। अनामिका ने छूटने की कोशिश की मगर देवांश ने उसे टाइटली पकड़ा हुआ था। अनामिका ने उसके चेहरे को देखा और बोली, क्या तुम और बेशर्म हो सकते हो? बिल्कुल भी हो सकता हूँ। देवांश बिना किसी वार्निंग के उसके फोटो पर किस करना शुरू कर दिया। उसके होठ कितने सॉफ्ट थे। देवांश उसे बस मजाक में चिढ़ाना चाहता था लेकिन जैसे ही उसने उसके होठों को छुआ वह उसकी स्वीटनेस में खोसा गया। उसकी कमर कितनी पतली थी और कपड़े के ऊपर से भी वह अनामिका की स्किन की सॉफ्टनेस को महसूस कर सकता था। देवांश, अनामिका ने उसे दूर धक्का देने की कोशिश की मगर देवांश ने अपने दूसरे हाथ से उसके सर के पीछे से अच्छे से पकड़ लिया और उसे अपने और नजदीक लाकर और पेशेंटली किस करने लगा। उसकी किस इतनी पैशनेट थी कि अनामिका एक पल के लिए ब्लैक होकर और कुछ ही कर ही नहीं पाई। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उसने होश में आकर उसे फिर से दूर धक्का दिया। उसकी आवाज में वार्निंग थी मगर देवांश के लिए वह शर्मा कर उसे मना कर रही थी। नॉर्मली हमेशा कंपोज और सेल्फ कंट्रोल रहने वाला वह इस वक्त अपना कंट्रोल खोने वाला था। अनामिका उसके इंटेंस इमोशंस को बढ़ता हुआ महसूस कर सकती थी इसलिए उसने उसे दूर धक्का देते हुए कहा, देवांश अगर तुम इसी तरह करते रहना तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। देवांश ने अपने हरकतों को रोक लिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी अफेक्शन दिखाई दे रही थी। वह बोला, अनु। ऋषि को लग रहा था जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। क्या उसे किसी को उसके फीलिंग से कोई फिक्र नहीं है? क्या सिंगल लोगों को रिस्पेक्ट का हक नहीं है? किसे पता था कि ड्राइविंग करते वक्त उसे इस तरह का टॉर्चर बर्दाश्त करना पड़ेगा। वह यहाँ पर एक थर्ड व्हील की तरह फील कर रहा था। अनामिका को फाइनली एक लाइट किस करने के बाद छोड़ता है। देवांश की आंखों में थोड़े से अलग इमोशंस और इन्फेक्शन दिखाई दे रहा था। वह बोला, अनु आई लव यू। ये सुनकर अनामिका हैरान हो गई। जब अभी अभी लंबी लंबी सांस लेकर अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, देवांश की आंखों में बहुत प्यार था। आई रियली लव यू। क्या तुम्हारी कंपनी में अभी भी एम्प्लॉय की जरूरत है? हाँ। अनामिका को उसकी बातों का मतलब समझ नहीं आया। मुझे तुम्हारा असिस्टेंट बनना है या फिर तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड या फिर मैं तुम्हारा ऑफिस भी क्लीन कर सकता हूँ। मैं कुछ भी करूँगा। क्या तुम्हारे अंदर इन एम्बिशन नाम की कोई भी चीज नहीं है? अनामिका ने हेल्पलेस होकर जवाब दिया। क्या तुम्हारे जैसी लड़की के लिए कुछ भी करना अनएम्बिशियस है? देवांश ने सॉफ्टली कहा, तो फिर मुझे लगता है मैं पूरी जिंदगी एनिबिशन ही रहूंगा। अनामिका उसके सिंसेरिटी, उसकी जेन्युइन नजरों और उसके कन्फेशन से अंदर ही अंदर तक फील कर रही थी। मुझे नताशा बिल्कुल पसंद नहीं। देवांश ने अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर धीरे से कहा, मेरे दिल में किसी भी एक लड़की के लिए जगह है तो वह तुम हो। जब से मैं तुम्हें मिला हूँ सिर्फ तुम ही मेरे दिल में हो और अभी भी हो और फ्यूचर में भी रहोगी। मैं समझ गई। अनामिका ने उम्मीद नहीं की थी कि वह फ्लर्ट करने और मीठी मीठी बातें करने में इतना अच्छा होगा। उसने अपना सर घूमर खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया, जैसे उस सीनरी में बहुत इंटरेस्ट हो। तभी देवांश ने डेविल्स मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारा चेहरा लाल है, अनु, क्या तुम शर्मा रही हो? देवांश ने उसे प्यार से चिढ़ाते हुए कहा, तुम कितनी क्यूट हो। देवांश से मिलने से पहले किसी ने कभी उसे क्यूट नहीं कहा था। कॉमन तरीके से लोग उसे कुर या फिर एक्डो कहते थे। तभी देवांश ने फिर से उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा, जब तुम शर्माती हो ना तो तुम और अच्छी लगती हो और जब तुम गुस्सा होती हो या फिर जेलेस होती हो तो और भी ज्यादा। मैं जेलेस कब हुई? सुबह में। देवांश ने उसका चेहरा पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे कितना कोल्डली बात कर रही थी। अनामिका को नहीं लगा था कि वह जेलेसी थी। भले ही नताशा का बिहेवियर पसंद नहीं आया था लेकिन वह गुस्सा और जेलिस तो नहीं थी।
अगर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो अगली बार अगर कोई लड़की मुझे अप्रोच करेगी तो। देवांश ने उसे चिढ़ाया और उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगा। क्या अगली बार होगा? अनामिका ने एक आईब्रो उठाकर उसकी तरफ देखा और उसकी टोन में वार्निंग थी। देवांश मुस्कुराया और उसकी आंखों में प्यार और खुशी दोनों थी। वह बोला, आई प्रॉमिस, अगली बार बिल्कुल नहीं होगा। वही ऋषि ने अपने मन ही मन कई बार गायब होने की इच्छा मांग ली थी। वह अंदर ही अंदर चिल्ला रहा था, मैं भीख मांगता हूँ आप लोगों से, प्लीज रुक जाए। क्या वह लोग एक सेकंड के लिए भी उसकी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोच सकते क्या? वह अपना ये रोमांटिक सीन और नहीं बर्दाश्त कर सकता। वह ऐसी कौन सी गलती कर चुका है जिसकी वजह से उसे यही सजा हर बार मिलते रहती है। लंच के बाद अनामिका फिर ऑफिस आ गई। जैसे ही वह भी से फ्लोर पर पहुंची है और एलिवेटर का दरवाजा खुला, उसने दूर से ईश्वर की आवाज सुनी। इस वक्त ईश्वर 7 से 8 में एम्प्लॉइज को दरवाजे के बाहर रोककर खड़ा था और उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। उन लड़कों में से एक लड़के ने, जिसे व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ईश्वर प्लीज मैम से मिलने तो एक बार। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? क्या मुंबई में तुम्हारा घर और गाड़ी है? ये सुनकर उसे व्हाइट शर्ट वाले लड़के ने ना में सर हिलाया। तुम्हारे पास सेविंग्स कितनी है? सिर्फ 300,000 रुपीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 300,000 रुपीज की सेविंग के साथ मैम को अप्रोच करने की? ईश्वर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ईश्वर मैम को जेन्युइनली को पसंद करता हूँ, मैं पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करूंगा। ठीक उसी वक्त एक दूसरा मेल एम्प्लॉय स्माइल के साथ आ गया है और बोला, ईश्वर मेरे पास 3 करोड़ रुपए का एक अपार्टमेंट है और मेरी सैलरी भी ऑलरेडी हर महीने 8,000 रुपए बढ़ चुकी है। क्या प्लीज तुम मुझे लेटर मैम के डेस्क पर रखना दोगे? अपने सामने आधे टकले खड़े उसे आदमी को देखकर ईश्वर उसका मुंह तोड़ देना चाहता था। वह बोला, अपने आप को देखो, तुम 32 साल के हो। क्या तुम परेशानी खड़ा करना बंद करोगे? मैम सिर्फ 18 साल की है, पीछे हटो। तभी एक और लड़का लंच बॉक्स के साथ आगे आते हुए बोला, ईश्वर देखो, मैम के लिए मैं घर से खाना बनाकर लाया है, क्या तुम यह मैम के ऑफिस में रख दोगे? अगर वही खाएगी तो उन्हें पक्का पसंद आएगा। सो तुम भी मैम को पसंद करते हो? उसे आदमी ने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ। तुम मैं के टाइप के नहीं हो, उन्हें हाउस हस्बैंड टाइप के लड़के पसंद नहीं है। ईश्वर ने उस लड़के को देखा, वह उसकी बॉस के बगल में खड़ा होकर बहुत ही अजीब लगेगा। मैं उनके लिए बदल सकता हूँ। अगर उन्हें मस्कुलर लड़के पसंद है तो मैं वर्कआउट करूंगा, अगर उन्हें करियर ओरिएंटेड आदमी पसंद है तो मैं और मेहनत करूंगा। मैं कुछ भी पसंद क्यों ना करे, मैं उनकी पसंद का बन जाऊंगा। ये सुनकर ईश्वर ने सिंपैथी में उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो बच्चे, मेरी एडवाइस लो, तुम मैं की पसंद से करोड़ों मीटर दूर हो जाओ घर और आराम करो। ईश्वर, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? एक हैंडसम और यंग लड़का जो थोड़ा मकूलर दिख रहा था वह आगे आया। वह काफी सनी और केयर फ्री था। उसे देखकर ईश्वर को याद था कि वह एक एब्रॉड की बड़ी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। वह हाईली एजुकेटेड भी है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और उसका खुद का एक विला है। मगर मैम को तुम जैसे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? वह लड़का कंफ्यूज हो गया। ईश्वर, क्या तुम हमने दूसरा मौका नहीं दे सकते? प्लीज हमारी मदद कर दो मैम तक ये गिफ्ट पहुंचने में। ईश्वर ने अपनी घड़ी देखी और कहा, मैम बहुत पंचुअल है, वह जल्दी ही ऑफिस आ जाएंगी। भागो यहाँ से वरना वह तुम्हारे पास के सारे रिकॉर्ड्स निकलने पर तुल जाएंगी। ये सुनते ही सारे के सारे एक करके भाग गए। वह नहीं चाहते थे कि अनामिका उनके पास रिकॉर्ड्स निकले। उन्होंने स्टाफ एलिवेटर लिया। जो वेब एलिवेटर अनामिका इस्तेमाल करती थी वह उससे अलग था, इसलिए वह लोग अनामिका से नहीं मिले। अनामिका चलते हुए अपने ऑफिस तक पहुंची और ईश्वर के करीब से होकर गुजरते हुए उसने एक आईब्रो उठाकर कहा, लगता है तुम बहुत बिजी हो। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि अनामिका देवांश से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, जिसे ईश्वर देख लेता है और फिर अनामिका के आने वाले लिए प्रपोजल्स को रोकने की कोशिश करता है। अब आगे। मैम आप फाइनल ही आ गई। ईश्वर कब से इतना ज्यादा बोल रहा था कि उसका मुंह सूख गया था। उसने एक घूंट पानी पिया और उसके आगे बात बोला, इनको लगता है कि यह लोग आपके लायक है और अगर उनका कंपैरिजन देवांश सर से किया जाए तो इनमें से कोई भी उनके पैरों के बराबर भी नहीं है। देवांश का नाम सुनकर अनामिका ने उसे वार्निंग लुक दिया तो ईश्वर आगे कुछ नहीं बोल पाया और उसने अपने होठों से पानी पोंछते हुए कहा, मेरा मतलब था कि यह लोग आपके लिए ठीक नहीं है। अनामिका ने ऑफिस के अंदर जाते हुए कहा, ईश्वर मुझे लगता है कि सिर्फ मेरा असिस्टेंट होना तुम्हारे लिए काफी नहीं है। ये सुनकर ईश्वर एक्साइटेड हो गया और बोला, मैम क्या आप मेरी सैलरी बढ़ाने वाली है या फिर मेरा प्रमोशन करने वाली है? आई मीन मैंने आपको बहुत सर दर्द से बचा लिया, इस वजह से अगर आप खुश है तो बहुत अच्छी बात है ना। क्या तुमने सोचा है कि तुम एक मैरिज एजेंसी में मैच मेकर बन सकते हो?
अनामिका ने अपना फाइल ओपन करते हुए सजेशन दिया, तुम्हें इस रोल को करने में काफी ज्यादा पोटेंशियल है, तुम्हें इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। ये सब सुनकर ईश्वर के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन घूमने लगे। वह डेफिनेटली एक मैच मैकर तो नहीं बनना चाहता था, या फिर तुम एक सिक्योरिटी गार्ड भी बन सकते हो। मैं तो बस आपकी मदद करना चाहता था। ईश्वर ने थोड़ा सा नजदीक आकर धीमी आवाज में कहा, क्या आपको पता है कि मुझे इन लोगों को कंट्रोल में करने में कितनी मेहनत लगी? उनसे बोल बोल कर मेरा मुंह सूख गया था, मैं आसानी से नहीं बैठ सकता, आप जानती है ना। वह अपनी बात खत्म कर पता है उससे पहले ही दरवाजे पर किसी ने नोक किया, वह किशोर था। ईश्वर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्या किशोर को उन लोगों की गवाही पर सुबह पुलिस नहीं लेकर गई थी सवाल जवाब के लिए? वह इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया, ये तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा था। अनामिका ने सर उठाकर देखा तो उसकी नजरें किशोर की घूरती हुई नजरों से मिली। ईश्वर इसी वक्त गायब हो जाना चाहता था। पुलिस स्टेशन की चाय काफी घटिया थी। किशोर ने डायरेक्ट जाकर अनामिका के सामने बैठकर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, हम ऑफिस में जो चाय पीते हैं उससे तो बहुत ज्यादा घटिया। अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ कहा, जो चाय की पत्ती आपको स्टाफ ने आपको गिफ्ट किए हैं वह काफी महंगे हैं, इसलिए वह बेटर है। ये सुनकर किशोर हैरान हो गया। अनामिका को कैसे पता चला कि स्टाफ मेंबर ने उसे चाय पत्ती दिए हैं? लेकिन मुझे लगता है कि मिस्टर किशोर आपको पुलिस स्टेशन की चाय की आदत डाल देना चाहिए। किसे पता कि आपको कब वहां की चाय पीनी पड़ जाए लगातार। हाँ हाँ हाँ, उसकी यह बात सुनकर किशोर तुरंत हंसने लगा और बोला, किसे पता कि पुलिस स्टेशन कौन जाने वाला है? सब लोगों ने सुन तो होगा ना कि जो आप करते हैं वही आपको फल में मिलता है। ये सुनकर ईश्वर परेशान हो गया। क्या ये बुढ़ा उसकी मैम को फंसाने की प्लानिंग कर रहा है? अगर उसे पता होता है कि उसकी मैम के पास इतनी पावरफुल बैकिंग है तो वह इस तरह बात करने की हिम्मत ही नहीं करता। मैंने भी सुना है कि जो आप बोते हो वही आप काटते हो और अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता। अनामिका की यह बात सुनकर किशोर का चेहरा खराब हो गया और आसपास का एटमॉस्फेयर खराब। तो अनामिका ने डेविल स्माइल के साथ काफी कॉन्फिडेंट कहा, अगर आपकी कहावत वाली बात सच है मिस्टर किशोर तो आपको काफी केयरफुल रहना होगा। जब भी आप बाहर जाते हो बुरे कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ते, वह बस इंतजार कर रही होगी सही वक्त का आप पर वार करने का। जब वक्त आएगा तो गेम ओवर। किशोर ने उम्मीद नहीं की थी कि अनामिका इस तरह से बोलेगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, वेल, हम देख लेंगे कि किसका गेम ओवर होता है। मैं बस यहाँ तुम्हें बताने आया था कि अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है और हम एक वक्त पर एक ही स्टेप ले सकते हैं। उसे इतनी एरोगेंट तरीके से जाते हुए देखकर ईश्वर बहुत गुस्से में था। वह बोला, उसे लगता क्या है कौन है ये? अगर हमारे पास अच्छे सबूत होते तो यह अब तक जेल की सलाखों के पीछे होता। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके सामने इस तरह बात करने की? वह ज्यादा देर तक इस तरह एटीट्यूड में रह नहीं पाएगा। अनामिका ने काफी कैजुअली ये बात कही और फिर अपनी फाइल्स देखने लगी। मैम, एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, जब आपके पास इतना पावरफुल सपोर्ट है तो आप देवाश सर की इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करती किशोर से डील करने के लिए? कोई भी बात क्यों ना हो, देवांश सिंघानिया इंडिया का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन था, इसलिए छोटे मोटे किशोर से डील करना कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या उसकी मदद लेना जरूरी है? अनामिका ने सोचा और अपने आप से ही फ्रस्ट्रेटेड होने लगी। क्या वह सचमुच इतनी इनकैपेबल है? ईश्वर अब समझ गया, उसकी मैम एक पावरफुल करियर ओरिएंटेड लड़की है जो अपने ऊपर ही डिपेंडेंट होना चाहती है और उन्होंने और कोई नहीं चाहिए उनके मामलों को संभालने के लिए। मैम, मैं आपकी स्ट्रांग विल पावर को मैं एडमायर करता हूँ, क्या करूँ मैं अब? ईश्वर की आंखें एडमिनिस्ट्रेशन से चमक रही थी। अनामिका ने अपना सर नीचे करके बिना उसकी तरफ देख कहा, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो तुम क्लीनिंग स्टाफ की मदद कर सकते हो टॉयलेट क्लीन करने में। मैं अभी काम पर जाता हूँ। ईश्वर ऑफिस से ऐसे गायब हुआ जैसे वहां था ही नहीं। वह टॉयलेट तो बिल्कुल क्लीन नहीं करने वाला था। रात हो गई। सीता जी काउच पर बैठकर अपने बच्चों को फोन कर रही थी और उन्हें डांट रही थी। तुम्हारी बहन इतने सालों बाद घर आई है और अभी उसकी छुट्टियां चल रही है। तुम्हें जल्द से जल्द अपना काम खत्म करके जल्दी से जल्दी वापस आना होगा, किसी भी कीमत पर टाइम निकालो। मुझे पता है कि तुम लोग बिजी हो, मगर तुम्हारी बहन वापस आई है, तुम्हें थोड़ी देर के लिए वापस तो आना ही होगा, समझे? जिसने भी अपनी बहन को इग्नोर करने की या फिर उसे बुरा बिहेव करने की कोशिश की तो मैं उनके दांत तोड़ दूंगी। तुम अपने घर बिना किसी लगेज के और बिना किसी काम के आओगे, मगर तुम लोग अपनी बहन के लिए गिफ्ट मिलना मत भूलना। इन चारों को डांटने के बाद सीता जी ने फाइनली अपने सबसे छोटे बेटे को कॉल किया और वही बात दोहराई। लेकिन मॉम, मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे उस बहन के लिए परेशान करोगी जो अभी अभी हमारे घर में लौटी है। दूसरी तरफ से रुद्र ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा।
एटलीस्ट तुम्हें याद तो है कि तुम मेरे बेटे हो। तुम इस साल में कितनी बार घर आए मुझसे मिलने के लिए? आप जानती है ना कि मैं काम में बहुत बिजी हूँ और मैंने आपको कितने सारे गिफ्ट और मैसेज तो भेजे थे, रूथ ने मासूम आवाज में कहा। लेकिन सीता जी को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह बोली, हूँ मैं इंडिया के सबसे अमीर इंसान की वाइफ हूँ, तुम्हारे पैसे किसे चाहिए? वह जानता था कि उसकी मॉम को उसके पैसे नहीं चाहिए। एनीवे तुम्हें घर वापस आना होगा। अचानक से सीता जी को कुछ याद आया और वह आगे बोली, और हाँ, आने से पहले मुझे एडवांस में बता देना। क्या आप मेरे लिए कुछ टेस्टी बनाएंगी आने पर? तुम बहुत फेमस हो और हर एक देश में घूमते रहते हो, तो ऐसा कौन सा खाना है जो तुमने नहीं खाया है? और क्या जब तुम छोटे थे तो मैं तुम्हें भूख मरा है? सीता जी ने उसे डांटते हुए कहा। रुद्र मुंह बनाते हुए बोला, फेमस लोगों को भी घर के खाने की जरूरत होती है। वर्मा परिवार की बेटी हाल फिलहाल में काफी हमारे घर आती जाती रही है। वह बहुत खूबसूरत है और वेल एजुकेटेड भी है, वेल मैनर भी। ओके स्टॉप, मैं समझ गया, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। बदमाश कहीं के, मेरी बात खत्म होने दो। सीता जी ने उसे अपनी उनकी बात बीच में ही रोक ना दिया। तुम अब यंग नहीं रह गए हो, तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। मॉम, मेरे 4 बड़े भाई हैं, आप उनसे क्यों नहीं जाकर बहस करती? मैं क्यों? वह मेरी नहीं सुनते हैं और वर्मा परिवार की बेटी क्रश तुम हो, तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप। रूथ अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा था। वह जानता था कि यह सब उसकी मॉम की ही प्लानिंग है। याद रखना, आते वक्त अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेकर आना। बाय। रूथ को लग रहा था कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है। अगर उसकी बहन इतने सालों बाद वापस नहीं आई होती तो क्या उसकी मोम उसे कॉल भी नहीं करती? सीता जी ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया तो फाइनली एक राहत की सांस ली। तुम्हें प्यास लगी है, पहले थोड़ा सा पानी पी लो। श्रवण जी ने प्यार से एक गिलास पानी मुस्कुराकर उन्हें दिया। 5 कॉल्स करके बाद सीता जी को सचमुच प्यास लग गई थी। उन्होंने ग्लास लिया और कुछ सिप लिए। मैंने तुम्हारे लिए तभी पानी तैयार कर दिया था जब तुम 5वां कॉल कर रही थी। श्रवण जी उनका पानी खत्म होने का इंतजार किया और वापस टेबल पर ग्लास रखते हुए उनके कंधे का मसाज करते हुए कहा, डियर तुमने इतना हार्ड वर्क किया, क्या तुम्हारे हाथ दुख रहे हैं? मैं तुम्हें मसाज कर देता हूँ। आप भी ब्रेक ले लीजिए। मैं थका हुआ नहीं हूँ। श्रवण जी ने प्यार से उनका हाथ दबाते हुए कहा, वैसे अनु के घर आने की बड़ी खबर तुम हमारे रिलेटिव्स को कब बताने वाली हो? जब वह लोग इमोशनल स्टेबल हो जाएंगे तब उन्हें ये गुड न्यूज़ बताएंगे। अगर वह लोग एक बार में एक्सेप्ट नहीं कर पाए और ब्लड प्रेशर स्पीक हुआ तो उनके बूढ़े माता पिता का तबीयत खराब होता है। उन्हें ही पता था कि उनकी एक और बेटी वापस आ गई है। रिलेटिव्स और बाकी 2 फैमिलीज को नहीं पता था, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया था। अगर हम परेशान हो गए तो ठीक है, लेकिन अगर अनु चढ़ गई तो हमने अनु को ढूंढने के लिए बहुत ही मेहनत की है और मैं उसके साथ और वक्त बिताना चाहता हूँ ताकि उसके लिए सारी चीज मेकअप की जा सके। श्रवण जी ने उनके हाथ को मसाज करते हुए कहा। अगर अचानक से सारे रिलेटिव्स को पता चल गया और वह आगे तो अनु के साथ हमारा वक्त कम हो जाएगा। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी फैमिली रियूनियन को डिस्टर्ब करे। जैसे ही सीता जी ने अभी ये बात खत्म की तभी उनका फोन बजा। उन्हें अनामिका कॉल कर रही थी। श्रवण जी ने फोन आते हुए देखा तो उन्हें थोड़ा सा उदासी महसूस हुई। उनकी बेटी उन्हें कब कॉल करेगी? वही अनामिका का कॉल आता हुआ देखकर सीता जी काफी खुश हो गई और उन्होंने अपना गला साफ करके फोन उठाते हुए कहा, हेलो मेरी बच्ची। मोम, देवांश और मैं आज खान बाहर ही करेंगे। मैं समझ गई, जब से देवांश आया है मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाना ही बंद कर दिया है। ये सुनकर पता नहीं क्यों अनामिका को बहुत बुरा लगा। तुम अपना टाइम को और एंजॉय करो, घर की चिंता मत करना। सीता जी अपनी बेटी से और बात करना चाहती थी मगर वह उसे परेशान भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए जल्दी से बोली, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं कॉल कट करती हूँ। ओके। कॉल कट होने के बाद अनामिका ने बगल में बैठे आदमी की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या है तुम्हारे साथ? तुम अगली बार से मुझे मेरे फुल नाम से नहीं बुलाओगी। देवांश ने उसका हाथ पकड़कर काफी प्यार से कहा, मैं तुम्हारे मुंह से अपने लिए हस्बैंड या डियर कब सुनूंगा? अनामिका को उससे डील करने का कोई मूड नहीं था और ना ही वह बाबू सोना जादू टोना वाली टाइप लड़की थी, इसलिए वह बोली, मुझे लगता है कि देवांश अच्छा नाम है। बकवास। डियर या फिर हस्बैंड ज्यादा अच्छा सुनाई देता है। क्या वह लोग सिर्फ एक पीसफुल कन्वर्सेशन नहीं कर सकते? देवांश बार बार उसे परेशान कर रहा था, एक बार मुझे डियर बोलो ना। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया ना तो मैं गाड़ी से बाहर उतर जाऊंगी। ये सुनते ही देवांश तुरंत चुप बैठ गया और बस उसे गले लगाता रहा और बार बार फोरहेड और लिप्स पर किस करते रहा। तुम अपनी लिमिट से आगे बढ़ रहे हो। अनामिका को गुस्सा आता जा रहा था, ये लड़का बाउंड्रीज में रहना कब सीखेगा? शायद कोई मुझे चाहिए जो मुझे हद में रहना सिखाए।
देवांश ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसकी मुस्कुराहट चार्मिंग और सुमुथिक दोनों थी। शायद तुम्हें मेरे साथ और वक्त बिताना चाहिए। बाउंड्री में कैसे रहा जाता है। मुझे एक पार्टनर की जरूरत है जो मुझे सही गलत सिखाए। देवांश की आंखों में वह में थोड़ा पैशन सब दिखाई दे रहा था, जिसे अनामिका थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई और उसकी नजरों को अवॉइड करने के लिए दूसरी तरफ देखने लगी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।